साहब, कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूं। थैंक यू सर। सर, G20 समिट चल रही है और तमाम मेहमान भारत आ चुके हैं। उसी के संदर्भ में मैंने आपसे बातचीत करनी थी कि किस लिहाज से हम G20 समिट को देखें, G20 को देखें, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि दुनिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग का असर देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक किस्म का नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। हम रूस यूक्रेन के बीच जंग भी देख रहे हैं, दुनिया को दो खेमों में बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्या रोल G20 अदा कर सकता है और क्या रोल भारत अदा कर सकता है सर? राजेश जी, ये हर भारतीय नागरिक और एनआरआई के लिए गर्व और गौरव की बात है कि भारत 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज से आयोजित कर रहा है 2 दिन के लिए। पिछली बार भारत ने ऐसा विशाल सम्मेलन किया था 40 साल पहले, जब मार्च 1983 में भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक मीटिंग की थी दिल्ली में। जी। तब 40 साल पहले दुनिया भारत को एक दूसरे नजरिए से देखती थी, हमें सपेरों का देश मानती थी और हमें कुछ ज्यादा मान सम्मान भी नहीं मिलता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन 40 साल बाद ये सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत इज्जत से देखती है, हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। तो ये 40 सालों में काफी बदलाव आया है भारत में। अब बात करें दुनिया की, देखिए G20 ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फोरम है, जहां पे दुनिया के बड़े बड़े नेता आते हैं, खास करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता आते हैं और यहाँ पे वो जब वो बात कहते हैं उसका जो असर होता है, प्रभाव होता है, पूरी दुनिया में होता है। हम सारे जानते हैं कि 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को और इसकी वजह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी कि हर ग्लोबल नागरिक को आज ये महसूस हो रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे मंच पे जो कि बेसिकली एक अर्थव्यवस्था का मंच है, जो कि 26 सितंबर 1999 को ये बनाया गया था, तो उसमें जब जी। ऐसे मुद्दे बातचीत होते हैं तो उसका काफी प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जब से G20 बना है उसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी बातचीत की है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज वाकई में और पॉजिटिव होता जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन लेवल कम होने लगे क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस G20 ने फैलाई है कि उसका असर आज हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव मैनर में। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि G20 एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है भारत के लिए, दुनिया के उन नेताओं के लिए जो अटेंड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो भी समस्याएं दुनिया जूझ रही है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जा सकता है। जी, अर्थव्यवस्था की बात की, क्योंकि G20 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है सर। तो हम अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके अंदर डाउनफॉल देख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की भी हालत चरमराई हुई है। ब्रिटेन की बात करें तो उसकी हालत भी खस्ता चल रही है। और जो हब था एक्सपोर्ट का, चीन की बात करें तो चीन के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात सर देखने को मिल रहे हैं। तो किस प्रकार से हम जो चीजें बदल रही हैं उनको देखें? भारत हालांकि बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कितनी चुनौती भारत के सामने भी होगी अर्थव्यवस्था को फिर उसी स्तर पर लाना, उसी स्पीड में लाना। राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के तकरीबन हर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। उसके दो मुख्य कारण है, एक तो है रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा है कोविड ने जो मार दी है पूरी दुनिया को। उसके अभी तक जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी तरह से गए नहीं है। अभी भी उसके जी। जो प्रभाव है अभी भी दुनिया के देशों पे है। तो दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी अभी भी ठीक नहीं हुई है और वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, क्योंकि जितना लंबा ये रूस यूक्रेन युद्ध चलेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। भारत ने इस पूरे दौरान में काफी अच्छा किया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमें अच्छी स्टेबल रेटिंग्स भी मिल रही हैं जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं। लेकिन एक चीज जो दुनिया के सामने समस्या है और इसका कोई अभी समाधान इमीडिएट दिख नहीं रहा, वो है जो चीन की अर्थव्यवस्था है। हालांकि कई रिपोर्ट्स कह रही हैं उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, लेकिन चीन ने 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अपने बही खाते में नहीं दिखाए हैं, जो कि उसे छुपा के रखे हैं। और चीन में जो अभी अर्थव्यवस्था के बारे में संकट बताया जा रहा है, ऐसी दो संकट पहले भी आए हैं, तब भी चीन आराम से उसमें से उभर आया है। आज जो सबसे बड़ी समस्या देशों के सामने है कि वो आस्ता आस्ता
चीन के चुंगल में, चीन के अर्थव्यवस्था के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। हम भारत को ही ले लें, हमारा साल प्रति साल 2020 जब जून में गलवान हुआ, उसके बाद भी हमारा साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता गया है, और ये दुनिया के हर देश का एक सिमिलर सिचुएशन है। मैं बस एक और मिनट लेना चाहूंगा इस प्रश्न के ऊपर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट जारी की और कहा है कि अगले साल जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ 1.5% बढ़ेगी, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था 5.5% बढ़ेगी। यानी सीधे सीधे तौर पे चीन अमेरिका से और ताकतवर होता जा रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में भी। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक दुनिया के लिए एक दिक्कत होती है। ठीक है, एक चीज और है, क्योंकि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और उनके सुपर पावर जो बाइडेन भारत में हैं, कल लैंड कर चुके हैं। किस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखें? प्रधानमंत्री मोदी के साथ आते ही उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत की है, तो क्या कुछ दोनों देशों के रिश्तों का फ्यूचर है? राजेश जी, दोनों देशों का फ्यूचर तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है बनस्पत जितनी भारत को अमेरिका की जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। उसका कारण ये कि अमेरिका के सामने एक जंग सामने आ रहा है, वो है चीन के साथ ताइवान के ऊपर। और इसकी पुष्टि 3 फरवरी को इसी साल अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने किए, जब उन्होंने बयान में कहा कि 2027 में चीन और अमेरिका का युद्ध होगा ताइवान पे। अभी कल ही मीडिया में खबर छपी है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक स्टडी ऑर्डर की है, जिसमें यह पता लगाना है कि यदि चीन और अमेरिका का युद्ध होता है तो भारत की क्या पोजीशन होगी, भारत क्या क्या सपोर्ट देगा या नहीं देगा अमेरिका को। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो चीन और अमेरिका का युद्ध है ये बिल्कुल 2-3 साल ही दूर है, और जो ये नजदीकियां हैं ये उस नजरिए में देखनी चाहिए, सुरक्षा के नजरिए से, जो कि अमेरिका देख रहा है। दूसरा, अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। 142 करोड़ की मार्केट बहुत बड़ी होती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। और अमेरिका अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि पिछले 5 साल में जो अमेरिकी कंपनीज हैं भारत में, उन्होंने 80% और मुनाफा कमाया, यानी कि उन्हें भारत से बहुत मुनाफा हो रहा है। तो जब सुरक्षा और व्यापार के नजरिए से अमेरिका को फायदा हो रहा है तो अमेरिका तो हमारी तरफ और करीब आएगा। लेकिन मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, लेकिन हमें ध्यान इतिहास में भी लेके जाना चाहिए। जब पहला शीत युद्ध, फर्स्ट कोल्ड वॉर हो रही थी अमेरिका और USSR के बीच में, और उसी दौरान 1956 से 1966 के बीच चीन और USSR की दूरियां बहुत बढ़ने लग गई, और भारत की USSR के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि हम तब भी नॉन अलाइंड थे, अब भी नॉन अलाइंड है। तो जब चीन को यह खतरा हुआ कि USSR और भारत की जो दोस्तियां कहीं उसके लिए खतरा ना हो जाए, तो यह भी एक मुख्य कारण था जब 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। अभी भी वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं। हम अमेरिका के बहुत करीब होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम अमेरिका के करीब होते जा रहे हैं, चीन का आक्रमण हमारी तरफ और बढ़ता जा रहा है। बस मेरा आखिरी पॉइंट सर, क्योंकि ना चीन की बात कर रहे थे हम, ना तो इस G20 में व्लादिमीर पुतिन है, ना ही जिनपिंग है। तो किस प्रकार से दोनों का G20 में शामिल ना होना कोई इफेक्ट नहीं करता है, विदेश मंत्री कह चुके हैं, लेकिन ना आना क्या संदेश दे रहा है कि क्या दूरियां, फासले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि दोनों ने किनारा करने का फैसला किया है? राजीव जी, जब पिछले साल G20 का शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था तो 3 देश के नेता नहीं आए थे। उससे पहले 2021 में जब रोम इटली में हुआ था तो 6 देश के नेता नहीं आए थे। तो इस बार भी 3 देश के नेता नहीं आ रहे हैं। स्पेन के प्रेसिडेंट को कोविड हो गया है, और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो आ ही नहीं रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कई देश के नेता नहीं आते हैं। उससे फंक्शनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी मीटिंग्स होती हैं पहले शेरपास की मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उसमें कई चीजें तय हो जाती हैं, और ये एक औपचारिकता होती है जब सारे देश के नेता एक हामी बढ़ते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए या कोई भी मुद्दा डिस्कस करने के लिए। तो उस नजरिए से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे नजरिए से भी देखना जरूरी है। राजेश जी, चीन और रूस के लिए अब G20 कोई मायने नहीं रखता है खास। वो दिन दूर नहीं है जब रूस और चीन G20 को छोड़ देंगे। उसका कारण यह है कि रूस और चीन दोनों G20 को एक पश्चिमी देशों का और अमेरिका का एक संगठन मानते हैं,
और जैसे जैसे ब्रिक्स और एससीओ को चीन मजबूत करता जा रहा है, उसमें कई सदस्य ऐड करता जा रहा है जिनका पूरा झुकाव चीन की तरफ है, तो चीन का और रूस का अब इस G20 में कुछ खास खास दिलचस्पी नहीं है। ठीक है सर। एक मुझे जाते जाते कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, G20 बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन भारत को क्या फायदा होगा सर इसका? राजेश जी, भारत जब के ऐसे युवाओं को, आम जनता को, भारत यानी कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों को क्या फायदा होगा सर? राजेश जी, ये जो G20 का शिखर सम्मेलन 2 दिन आयोजित किया जा रहा है आज और कल, इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इससे जो सबसे बड़ा में फायदा होगा कि भारत अपने आप को एक शक्ति के उस नजरिए से प्रेजेंट कर पाएगा। जैसे मैंने आपके इंटरव्यू में शुरू में कहा, 40 साल पहले जब हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट होस्ट की थी 1983 में, तब दुनिया हमें सपेरों का देश मानती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो ये फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, वो देखेंगे कि भारत में कितना बदलाव हो गया है। और जैसे मीडिया में खबरें आई हैं कि हर फॉरेन डेलीगेट जो अभी शिखर सम्मेलन में, उन्हें एक फोन दिया जाएगा जिसमें कुछ पैसे होंगे ताकि वो खुद वो डिजिटल ट्रांसफर कर सकें जो उन्होंने सामान खरीदना, बेसिकली दिखाने के लिए कि हमारी डिजिटल पेमेंट कितनी सक्सेसफुल हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो भारत को बहुत फायदा होगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फायदा होगा, उसका एक फॉलो आउट होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में जी, निवेश करना शुरू करेंगी। और जब निवेश आएगा तो भारत के हर उस नागरिक को फायदा होगा, क्योंकि नौकरियां बढ़ेंगी, हमारी पर कैपिटल जीडीपी और बढ़ेगी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार आएगा। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सोढी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। समय देने के लिए सर, थैंक यू सर।